वो गर्मियों का मौसम था। आधी रात का समय था। अशोक अपनी मोटरसाइकिल को एक सुनसान सड़क पर दौड़ाए जा रहा था। उसके बाइक के पीछे उसका दोस्त पुनीत भी बैठा हुआ नशे में एक गीत गुनगुना रहा था। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। तूने जाम लब से पिला दिया, मुझे एक शराबी बना दिया। वो दोनों नशे में थे, लेकिन पुनीत ने ज्यादा पी रखी थी। अशोक और पुनीत दोनों बिगड़ैल और आवारा किस्म के व्यक्ति थे। वो दोनों रात के समय में दूसरे शहरों में लूटपाट और चोरी करने का काम किया करते थे। आज भी वो दोनों हमेशा की तरह दूसरे शहर से चोरी करके अपने शहर लौट रहे थे और पुनीत नशे में गाना गाते हुए बीच बीच में कुछ बड़बड़ा भी रहा था कि तभी अशोक की बाइक के पहिए में एक तेज धमाका हुआ और बाइक हिचकोले खाती हुई रुक गई। अशोक और पुनीत दोनों बाइक से उतर गए और रात के सन्नाटे में इधर उधर देखने लगे कि तभी अशोक की नजर सड़क पर लगे एक बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था रामपुर 2 किलोमीटर। बोर्ड को देखकर अशोक के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी कि तभी उसका दोस्त पुनीत नशे में बोला, अबे क्या आंखें फाड़ फाड़ कर उस बोर्ड को देखे जा रहा है? तूने बाइक क्यों रोक दी? कितनी बार कहा है कि इतनी पिया कर जितनी झेल सके। तुझे टायर में हुआ धमाका सुनाई नहीं पड़ा क्या? बाइक का टायर फट गया है और हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है। अबे तू चिंता क्यों करता है? किसी ट्रक वाले से लिफ्ट ले लेंगे। अबे बेवकूफ कहीं के, मत भूल हम लोग चोर हैं और चोरी करके हम जिस रास्ते से अपने शहर जाते हैं ना, उस रास्ते पर रात में वाहन लगभग ना के बराबर चलते हैं। देख नहीं रहा? तुझे यहाँ आसपास भी कोई पुलिस चौकी तक नहीं दिखेगी। तभी पुनीत की नजर भी सड़क पर लगे उस बोर्ड पर पड़ी। अबे रामपुर गांव यहाँ से केवल 2 किलोमीटर दूर है। चल आज रात रामपुर के किसी ढाबे पर गुजारते हैं। अबे हम वहाँ आधी रात में नहीं जा सकते। सुना है रात के वक्त रामपुर गांव में मौत का तांडव होता है। अबे बस कर यार, तू भी ना, हर जगह तुझे भूत चुड़ैल डायन पिशाच बस यही सब दिखाई देते हैं। पुनीत ने ये बात बोली ही थी कि तभी उन दोनों की नाक में किसी लेडीज परफ्यूम की एक तेज खुशबू टकराई। उन दोनों ने देखा कि बेहद सुंदर स्त्री नीले रंग की साड़ी पहने हुए अचानक झाड़ियों से निकलकर रामपुर की सीमा के अंदर जाने लगी। उसकी सुंदरता देख वो दोनों पगला उठे। शराब का नशा उन दोनों के ऊपर और हावी हो गया। देख रहा है अशोक, कितनी सुंदर स्त्री है ये जरूर अपने प्रेमी से मिलकर आ रही होगी। हाँ यार, लेकिन ये तो अकेली है। अबे हमें देखकर छुप गया होगा वो साला, या भाग गया होगा। चल इसका पीछा करते हैं। वो दोनों बुरी नीयत से उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ ही क्षणों में तेजी से पुनीत ने उस लड़की के सामने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो जान? पुनीत के अचानक हाथ पकड़ने से उस सुंदर स्त्री के चलते हुए कदम अचानक रुक गए। वो पुनीत की ओर घूर कर देखने लगी। पुनीत ने देखा उसकी आंखें बिल्कुल गहरी नीले रंग की थी और अजीब से अंदाज में चमक रही थी। उस स्त्री के हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। पुनीत का सारा नशा उतर गया। उसने तुरंत उस स्त्री का हाथ छोड़ दिया और कांपती हुई आवाज में बोला, कौन हो तुम? मोक्षनी, क्या हुआ? मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? मेरे करीब नहीं आओगे? मैं तुम दोनों को मोक्ष प्राप्त करा दूंगी। इतना बोलकर वह स्त्री बेहद भयानक और अजीब अंदाज में पुनीत की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। पुनीत को अपने शरीर के रोंगटे खड़े हुए महसूस होने लगे। उसके दिल की धड़कन की रफ्तार तेज हो गई। उसके माथे पर पसीना बहने लगा। वो बेहद फुर्ती से पीछे हटने ही वाला था कि तभी उस स्त्री ने पुनीत का गला कसकर पकड़ लिया। गला पकड़ते ही उस स्त्री के नाखून बेहद लंबे और नुकीले हो गए। उसने तुरंत अपने नुकीले नाखून से पुनीत के गले पर वार कर दिया। वार इतना तेज था कि पुनीत के गले की नसें तुरंत कट गई और उसमें से खून का फवारा फूट पड़ा। पुनीत चीखते हुए धराशायी होकर जमीन पर गिर गया। ये देखकर अशोक के हाथ पैर फूल गए।
अशोक वहां से भागने ही वाला था कि तभी उस स्त्री ने बेहद फुर्ती से अपने नाखूनों से अशोक के सीने पर वार कर दिया। अशोक का सीना नाखूनों के एक ही वार से फट गया और उसमें से खून की धाराएं बहने लगी। अशोक की दिल दहला देने वाली चीख उस पूरे सन्नाटे को चीर गई। कुछ ही लम्हों में अशोक का शरीर निर्जीव होकर वहीं गिर पड़ा। उन दोनों के मृत शरीर को देखकर वह स्त्री बड़े ही अजीब अंदाज में मुस्कुराई और फिर सामान्य अवस्था में आ गई और धीरे धीरे कदमों से वह रामपुर की ओर चली गई। अगली सुबह अशोक और पुनीत की लाशें रामपुर की सीमा में गांव वालों को मिली। उन दोनों की लाशें देखकर गांव में भय का माहौल पैदा हो गया। पूरे गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव में हर किसी की आंखों में खौफ के साए लहरा रहे थे। गांव वाले उन दोनों की लाशों को फटी फटी आंखों से देख रहे थे। यह पहली बार नहीं था कि जब रामपुर गांव की सीमा में किसी की लाश मिली हो। अक्सर वहां पर अजीबोगरीबे लाशें मिला करती हैं। इसी वजह से रामपुर गांव में शाम के बाद सन्नाटा छा जाता था और यह सब कुछ वर्षों पहले ही शुरू हुआ था। पुलिस ने इसकी तह तक जाने की कोशिश की तो कुछ समय बाद पुलिस वालों की लाशें भी गांव में मिलने लगी। अक्सर रात के वक्त किसी न किसी की चीख से पूरा गांव दहल जाता। जिसने भी रात के वक्त घटनास्थल पर जाने की कोशिश की, अगली सुबह वह गांव वालों को मुर्दा मिला। कुछ समय बाद रामपुर गांव की पुलिस चौकी वीरान रहने लगी। कोई भी पुलिस वाला वहां रात में ड्यूटी करने से कतराने लगा। दोपहर के 12 बज रहे थे। रागिनी अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। रागिनी ठाकुर सुजीत सिंह की इकलौती बेटी थी। ठाकुर सुजीत सिंह रामपुर के बड़े जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। रामपुर में उनकी बेहद आलीशान और बड़ी हवेली बनी हुई थी। ठाकुर सुजीत सिंह का रामपुर गांव में अच्छा खासा दबदबा था। ठाकुर सुजीत सिंह दोपहर के वक्त हवेली के बाहर बेचैनी के आलम में टहल रहे थे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ झलक रही थी कि तभी उनकी पत्नी निर्मला अपनी हवेली की नौकरानी चंदा के साथ ठाकुर सुजीत सिंह के पास आकर खड़ी हो गई। चंदा के हाथ में चाय का कप था। अपने पति के माथे पर चिंता की लकीरें देखकर निर्मला अपने पति से बोली, पिछले 2 घंटे से आप ऐसे ही टहल रहे हैं, चाय पीकर थोड़ा आराम कर लीजिए। चंदा ने चाय का कप ठाकुर सुजीत सिंह को थमा दिया। ठाकुर सुजीत सिंह चाय का कप लेकर वहीं पास में रखी हुई अपनी कुर्सी पर बैठ गए। क्या बात है जी, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। आज गांव की सीमा पर फिर से 2 अनजान लाशें मिली हैं। रात के वक्त उन्हें भी किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर गांव में यह सब कब तक चलता रहेगा। कौन थे वो अजनबी? आपके चिंता करने से क्या होगा? हमारे गांव में तो वैसे भी आए दिन ऐसी वारदातें होती ही रहती हैं। चिंता की बात है निर्मला, तुम तो जानती हो कि आज मुंबई शहर से हमारे गांव में कुछ मेहमान आने वाले हैं। वो हमारी जमीन को खरीदकर एक मिल बनाना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि रामपुर के बारे में ये सब जानकर वो अपना इरादा ना त्याग दे। ऐसा कुछ नहीं होगा जी, आप अच्छा सोचिए तो अच्छा ही होगा। रागिनी नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? ठाकुर सुजीत सिंह की बात सुनकर निर्मला के बोलने से पहले ही चंदा ठाकुर सुजीत सिंह से बोली, वो तो अभी तक सो रही हैं। चंदा की बात सुनकर ठाकुर सुजीत सिंह की आंखों में क्रोध झलकने लगा। उन्होंने गुस्से में अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, जाओ जाकर उसको उठाओ। मुझे इस लड़की के लक्षण बिल्कुल भी सही नहीं लगते। ये लड़की रात भर जागती है और पूरे दिन सोती है। तुम कैसी माँ हो? तुम अपनी बेटी को नहीं समझा सकती? आपने सही कहा ठाकुर जी। रात 12 बजे के बाद मुझे छोटी मालकिन के कमरे में कुछ खटर पटर की आवाजों की आहट सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोलकर जब देखा तो छोटी मालकिन अपने बिस्तर पर मौजूद ही नहीं थी। चंदा की बात सुनकर निर्मला क्रोधित होकर चंदा से बोली, तो कहना क्या चाहती है चंदा? अपनी हद में रहा कर। निर्मला की बात सुनकर चंदा चुप हो गई और ठाकुर सुजीत सिंह गुस्से से वहां से चले गए।
ठाकुर सुजीत सिंह के जाते ही निर्मला बेहद गुस्से में चंदा की ओर देखकर बोली, तुझसे कितनी बार कहा है चंदा कि कम बोला कर। जा जाकर रागिनी को उठा, उसको बोल कि तैयार हो जाए, शहर से कुछ मेहमान आने वाले हैं। गलती हो गई ठकुराइन, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी जाकर छोटी मालकिन को उठाती हूँ। इतना बोलकर चंदा वहां से चली गई और निर्मला गहरी सोच में वहां पर बैठ गई। यह पहली बार नहीं था कि जब चंदा ने यह बात ठाकुर सुजीत सिंह को बताई थी। चंदा इससे पहले कई बार निर्मला को भी बता चुकी थी कि कभी कभी रागिनी पूरी रात नहीं सोती और बेचैनी के आलम में हवेली में टहलती रहती है, और कभी कभी रात के वक्त रागिनी अचानक हवेली से गायब भी हो जाती है। शुरुआत में निर्मला ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, मगर चंदा के बार बार कहने पर निर्मला ने रागिनी पर नजर रखना शुरू कर दिया। निर्मला ने अपनी आंखों से देखा कि रागिनी कभी कभी पूरी रात बेचैनी के आलम में हवेली में टहलती रहती है और कभी कभी वो हवेली में मौजूद भी नहीं होती। शुरुआत में निर्मला बेहद घबरा गई थी। निर्मला ने ठाकुर सुजीत सिंह की नजरों से बचकर रागिनी को ढूंढने की कोशिश की तो वो कहीं नहीं मिली। मगर सुबह रागिनी अपने बिस्तर पर सोती हुई मिली। ऐसा हमेशा से चलता आ रहा था। निर्मला को यही सब सोचते हुए सुबह से शाम कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। उसका ध्यान चंदा की आवाज से टूटा। ठकुराइन, शहर से आने वाले मेहमान आ गए हैं। चंदा की बात सुनकर निर्मला उठकर खड़ी हो गई। तूने रागिनी को उठा दिया ना? ठकुराइन, उन्हें तो बहुत देर पहले उठा दिया। लगता है आप काफी गहरी सोच में बैठी हुई थी। आपको खुद अंदाजा नहीं है कि आपको यहाँ बैठे हुए 5 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। चलिए, आपको ठाकुर साहब बुला रहे हैं। चंदा की बात सुनकर निर्मला उस कमरे की ओर आ गई जिस कमरे में शहर से आए हुए मेहमान बैठे थे। उस कमरे में 3 लोग मौजूद थे, राकेश, आर्यन और पूजा। राकेश आर्यन का बड़ा भाई था। वो आर्यन से सिर्फ 1 साल बड़ा था और पूजा आर्यन की बिजनेस पार्टनर और दोस्त भी थी। राकेश, पूजा और आर्यन निर्मला की ओर देखकर मुस्कुरा दिए। ठाकुर सुजीत सिंह उन तीनों के पास ही बैठा हुआ था। वो निर्मला की ओर देखकर बोला, आओ निर्मला, बैठो। यही है वो लोग जो हमारी जमीन खरीदना चाहते हैं। ये कुछ दिन हमारी हवेली में मेहमान बनकर रहेंगे। निर्मला अपने पति के पास जाकर बैठ गई। अंकल, आपकी बेटी रागिनी कहीं नजर नहीं आ रही। पूजा की बात सुनकर ठाकुर सुजीत सिंह अपनी पत्नी की ओर देखने लगा। यहीं कहीं होगी बेटी। तभी रागिनी चंदा के साथ चाय की ट्रे लेकर वहां आ गई। लाल रंग की साड़ी पहनी रागिनी कयामत ढा रही थी। रागिनी के बाल खुले हुए थे। वह बेहद सुंदर दिख रही थी। रागिनी की सुंदरता देखकर राकेश और आर्यन आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उन दोनों ने अपने जीवन में इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। रागिनी की सुंदरता देख पूजा भी तारीफ किए बगैर रह ना पाई। तुम तो बहुत सुंदर हो रागिनी। रागिनी पूजा की बात सुनकर मुस्कुरा दी। ठाकुर सुजीत सिंह ने उन तीनों के रहने का प्रबंध हवेली में ही कर दिया था। उन सबको अलग अलग कमरे दे दिए गए, मगर पूजा रागिनी के साथ ही सोना चाहती थी। निर्मला ने पूजा को बहुत समझाया कि अगर वो चाहे तो किसी और कमरे में सो सकती है, लेकिन पूजा केवल रागिनी के साथ ही सोना चाहती थी। अपने घर आए मेहमान के आगे निर्मला को हार माननी पड़ी, लेकिन उसका मन किसी अनहोनी आशंका से विचलित हो गया। निर्मला चंदा को आंखों ही आंखों में रागिनी के कमरे में नजर रखने का आदेश देकर वहां से चली गई। पूजा रागिनी के कमरे में गहरी नींद सो गई। आधी रात का वक्त हो चुका था। रामपुर गांव में मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई अपने घर में दहशत में दुबका हुआ था। कुत्तों के रोने की आवाजें रात के माहौल को बड़ा ही अजीब बना रही थी। हर किसी का दिल आज फिर किसी अनहोनी आशंका से विचलित था। मगर गांव का मुखिया अभी रात के वक्त अपने घर के बाहर बेचैनी से टहल रहा था। उसे बेचैनी सी टहलते देखकर उसके 2 वफादार नौकर रामू और सत्तू बहुत देर से देख रहे थे।
उन तीनों के चेहरे पर डर के साथ साथ चिंता की लकीरें भी झलक रही थी। मुखिया की पत्नी 9 माह के गर्भ में थी और दाई ने मुखिया को बताया था कि आज रात उसे किसी भी हाल में अस्पताल में भर्ती कराना होगा। मुखिया को अपनी पत्नी को आज रात शहर में ले जाना बहुत जरूरी था और मुखिया इसी बात को लेकर बेहद चिंता में था। मुखिया के दोनों वफादार नौकर रामू और सत्तू लंबे चौड़े और बेहद हट्टे कट्टे कदकाठी के थे। मुखिया का नौकर रामू मुखिया से बोला, क्या सोच रहे हैं मुखिया जी? भाभी जी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना बहुत जरूरी है। इसी बात को लेकर मैं परेशान हूँ। इसमें परेशानी की क्या बात है? गाड़ी निकालिए और चलिए, 1 घंटे में हम लोग शहर पहुंच जाएंगे। तुम तो जानते हो कि हमारे गांव में रात के वक्त गांव के लोगों की और मुसाफिरों की किस तरह खतरनाक अवस्था में लाशें मिलती हैं। मुझे डर है कि कहीं। तो फिर क्या करें मुखिया जी? भाभी जी को यहाँ मरने के लिए छोड़ दें? रामू सही कह रहा है मुखिया जी। इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। हमें कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। ये वक्त सोचने का नहीं है। अब चलिए, हम दोनों आपके साथ हैं। जो होगा देखा जाएगा। मुखिया के पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। उसने रामू को गाड़ी निकालने का आदेश दे दिया। रामू तुरंत कार स्टार्ट करके मुखिया के दरवाजे पर खड़ा हो गया। मुखिया ने सत्तू की मदद के साथ अपनी पत्नी को कार के अंदर लिटा दिया। मुखिया ने बड़ी मुश्किल से दाई को अपने साथ आने के लिए राजी किया। रामू ने कार हल्की रफ्तार से सड़क पर दौड़ा दी। कार में कुल 5 लोग सवार थे। रात के भयानक वीराने में रामू हल्की रफ्तार से गाड़ी ड्राइव करने लगा। वह चाहकर भी गाड़ी तेज नहीं चला सकता था क्योंकि मुखिया की पत्नी दर्द से तड़प रही थी। मुखिया की कार कुछ ही दूर चली होगी कि तभी आसपास अजीब सी आवाजों का शोर बरपा होने लगा। मुखिया ने कार के अंदर से अपनी गर्दन बाहर निकालकर देखा तो बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था और हवा का नामो निशान नहीं मिला। उस वक्त हवा बंद थी। मुखिया सत्तू की ओर देखकर बोला, बाहर हवा का नामो निशान नहीं है तो फिर ये शोर कैसा? मुखिया ने ये बात बोली ही थी कि तभी सैकड़ों भेड़ियों की आवाजें उस अंधेरी रात के सूनेपन को चीरने लगी। उनकी कार के ठीक सामने एक खौफनाक साया सड़क पर बैठा हुआ उन सबको घूरे जा रहा था। लंबी जटाएं, फफोले उगे काला चेहरा, दोनों किनारे पे खून रिश्ते बाहर को निकले विलक्षण लंबे दांत उसे बेहद भयानक बना रहे थे। इस खौफनाक मंजर को देखकर मुखिया और उसके साथियों की हालत पतली हो गई। रामू के पैर ब्रेक पर खुद ब खुद पड़ गए। कार के अंदर बैठी हुई दाई अपनी फटी फटी आंखों से उस खौफनाक मंजर को देख रही थी। दाई के गले से एक जोरदार चीख निकल गई। वह कांपती हुई आवाज से मुखिया से बोली, आखिर ये क्या बला है? कौन है ये? लगता है आज रात हम सब लोगों की आखिरी रात है। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका उस भयानक बला के शरीर से टकराया और वो एक गुर्राहट के साथ अचानक धुआं बनकर वहां से गायब हो गई। अब वहां पर सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। गाड़ी चलाओ रामू, हमें किसी भी हाल में रामपुर की सीमा से जल्दी बाहर निकलना होगा। मुखिया का आदेश पाते ही रामू ने तुरंत कार स्टार्ट कर दी और कार को दौड़ाने लगा। कार कुछ ही दूर चली थी कि तभी रामू ने कार रोक दी। क्या हुआ रामू, गाड़ी क्यों रोक दी? सामने सड़क पर देखिए मुखिया जी, कोई लड़की सड़क के बीचों बीच धीरे धीरे कदमों से हमारी ओर ही आ रही है। रामू की बात पर मुखिया सड़क के सामने देखने लगा। मुखिया कार की जलती हुई हेडलाइट से उस लड़की का चेहरा साफ साफ देख सकता था। उस लड़की को देखकर मुखिया हैरत में पड़ गया। अरे ये तो ठाकुर सुजीत सिंह की बेटी रागिनी है। ये इतनी रात में इस सुनसान सड़क पर अकेली क्या कर रही है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुखिया जी। इतना कहकर सत्तू रामू की ओर देखकर चीखा, ठाकुर की बेटी हो या किसी की बेटी हो, हमें इस सीमा से तुरंत बाहर निकलना है। तू गाड़ी चला रामू, अगर हटती है तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी इसके ऊपर चढ़ा दे। पागल हो गया है क्या? है वो किसी ऐसे ऐरे गहरे की बेटी नहीं बल्कि ठाकुर सुजीत सिंह की बेटी है। ठाकुर हम सबको जिंदा जला देगा। गाड़ी रोक रामू। रामू ने ना चाहते हुए भी कार रोक दी।
मुखिया कार से निकलकर धीरे धीरे कदमों से रागिनी की ओर चला गया। रागिनी बेहद धीमे कदमों से आगे बढ़ती चली जा रही थी, जैसे उसे इस बात की खबर ना हो कि उसके सामने एक कार खड़ी है। मुखिया रागिनी के नजदीक पहुंचकर बोला, तुम तो ठाकुर साहब की बेटी हो ना? इस काली रात में इस सुनसान सड़क पर अकेली क्या कर रही हो? तुम्हें अपनी हवेली में होना चाहिए। अचानक रागिनी के चलते हुए कदम रुक गए और वो मुखिया की ओर घूर कर देखते हुए बोली, तुम सब इंसान कितने बेवकूफ होते हो और सब के सब अपनी बेवकूफी की वजह से ही मरते हो। मोक्षनी का कभी रास्ता नहीं रोकते। जो भी मोक्षनी का रास्ता रोकता है, मोक्षनी उसकी सांसें रोक देती है। मुखिया ने देखा रागिनी की आंखें बेहद गहरे नीले रंग की हो गई है और अजीब से अंदाज में चमकने लगी। मुखिया रागिनी का चेहरा देखकर अंदर तक कांप गया। रागिनी मुखिया को देखकर बड़े ही भयानक तरीके से अजीब और रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराने लगी। देखते ही देखते रागिनी की रहस्यमय मुस्कान एक भयानक मुस्कान में तब्दील हो गई। रागिनी का चेहरा बेहद भयानक हो गया। उसने बेहद फुर्ती से मुखिया की गर्दन पकड़ ली। मुखिया की गर्दन पकड़ते ही रागिनी के नुकीले और पैने नाखून किसी भेड़िए की तरह बाहर निकल आए। इस दहशतनाक मंजर को देखकर मुखिया की आंखें फटी की फटी रह गई। मुखिया अपने आप को रागिनी से छुड़ाने का प्रयास करने लगा, मगर वो चाहकर भी खुद को रागिनी की मजबूत पकड़ से छुड़ा नहीं पा रहा था। कार में बैठे हुए रामू और सत्तू फटी फटी आंखों से ये भयानक मंजर को देख रहे थे। सत्तू चीखते हुए रामू से बोला, देखता क्या है, मुखिया जी की जान खतरे में है। हम दोनों को मुखिया जी को बचाना चाहिए। सत्तू ने इतना बोला ही था कि तभी रागिनी ने एक ही झटके में मुखिया की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। मुखिया चीखता हुआ जमीन पर धराशायी होकर गिर गया। यह देखकर रामू के हाथ पैर फूल गए। रामू ने बेहद फुर्ती से कार को तेज रफ्तार से रागिनी की ओर दौड़ा दिया, मगर रागिनी ने अपने एक हाथ से कार को ऐसे रोक दिया जैसे कि वो उसके लिए कोई खिलौना हो। यह देखकर रामू, सत्तू और दाई के हाथ पैर फूल गए। कार एक जोर का झटका देते हुए रुक गई। रागिनी ने बेहद फुर्ती से रामू को ड्राइविंग सीट से खींचकर बाहर निकाल लिया और अपने नाखून उसकी दोनों आंखों के आर पार कर दिए और अपने पंजे उसके सीने में गड़ा दिए। रामू एक ही चीख के साथ मृत होकर जमीन पर गिर पड़ा। सत्तू समझ गया कि वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। सत्तू कार से तुरंत उतरकर बुरी तरह से भागने लगा, मगर रागिनी ने खड़े ही खड़े अपने हाथ उसकी ओर बढ़ा दिए। देखते ही देखते रागिनी के हाथ बेहद लंबे हो गए और उन दोनों हाथों ने तुरंत सत्तू को दबोच लिया। कुछ ही पलों में सत्तू रागिनी के बिल्कुल नजदीक खड़ा हुआ था। सत्तू की गर्दन रागिनी के हाथों में थी। सत्तू कांपती हुई आवाज में रागिनी से बोला, कौन हो तुम? मोक्षनी। सत्तू कुछ और कहता कि तभी रागिनी ने सत्तू की गर्दन पकड़कर एक ही झटके में मरोड़ दी। सत्तू की गर्दन की नसें टूट गई और सत्तू वहीं ढेर होकर गिर गया। अब कार में केवल मुखिया की पत्नी और दाई थी। रागिनी धीरे धीरे कदमों से कार के नजदीक चली गई। उसने एक ही झटके में दाई को कार से बाहर खींच लिया। कुछ ही पलों में दाई और मुखिया की पत्नी की चीखें सन्नाटे को चीर गई। उन पांचों की लाशें सड़क पर पड़ी हुई थी और रागिनी बेहद भयानक मुस्कान लिए उन लाशों को देख रही थी। कुछ ही पलों में रागिनी अपनी सामान्य अवस्था में आ गई और उसने हवेली की ओर कदम बढ़ा दिए। कुछ देर बाद रागिनी अपनी हवेली के मुख्य दरवाजे पर खड़ी हुई थी। रागिनी के वहां पहुंचते ही हवेली का मुख्य द्वार खुद ब खुद खुल गया। रागिनी धीरे धीरे कदमों से चलती हुई अंदर की ओर आ गई और अपने कमरे का दरवाजा खोलकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई। यह सारा मंजर दूर से खड़ी पूजा देख रही थी। वह डरती हुई आर्यन के कमरे के पास चली गई। मगर आर्यन गहरी नींद में सो रहा था। पूजा राकेश के कमरे की ओर चली गई
उसने देखा राकेश बेचैनी से अपने कमरे में टहल रहा था। पूजा को इतनी रात में देखकर राकेश चौंक गया। पूजा राकेश के पास आकर कांपती हुई आवाज में बोली, मैं तुम्हें बता नहीं सकती राकेश कि मैं कितना खौफनाक और भयंकर मंजर देखकर आ रही हूँ। अगर तुम सुनोगे तो शायद मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। इस दुनिया में कुछ ऐसा भी होता है, ये मैंने पहली बार देखा है। अचानक राकेश ने पूजा को बोलने से रोक दिया। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है पूजा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है? अभी अभी मेरे व्हाट्सएप पर मुंबई कमिश्नर का एसएमएस आया है जिसमें लिखा है कि मेरे भाई आर्यन की किसी ने बेदर्दी से हत्या कर दी। व्हाट नॉनसेंस! आर्यन तो अपने कमरे में सो रहा है। यही बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही है पूजा। इतना कहकर राकेश ने अपने मोबाइल की स्क्रीन पूजा के सामने कर दी। पूजा ने देखा उस फोटो में आर्यन मृत अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ था। ये देखकर पूजा की आंखें डर और दहशत से फटी की फटी रह गई। अगर आर्यन मर चुका है तो हमारे साथ है, वो कौन है? सच तो ये था कि पूजा और राकेश के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। अब तुम बताओ, तुम इतनी घबराई हुई से मेरे कमरे में क्यों आई थी? मैं रागिनी के कमरे में सो रही थी। अचानक मुझे कुछ खटर पटर की आवाज सुनाई दी। मैंने जब आंखें खोलकर देखा तो रागिनी अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। क्या मतलब तुम्हारा मौजूद नहीं थी? हो सकता है उसे प्यास लगी हो। आंख खुलने पर मुझे भी बहुत ज्यादा प्यास की शिद्दत महसूस हुई और पीने के लिए जब मैं कमरे से बाहर गई तो मैंने देखा रागिनी किसी सम्मोहित अवस्था में हवेली के बाहर चली गई। मैं सोचने लगी कि शायद रागिनी को नींद में चलने की बीमारी है। यही सोचकर मैं उसका पीछा करने लगी। मगर मैंने देखा कि रागिनी ने अपने गांव के ही 5 लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। हत्या करने के बाद वो बिल्कुल सामान्य हो गई और अपने कमरे में आकर लेट गई। पूजा की बात सुनकर राकेश के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। वो अपना सर पकड़कर बैठते हुए बोला, समझ नहीं आ रहा पूजा, आखिर क्या हो रहा है? रात में मेरे पास मुंबई कमिश्नर का एसएमएस आता है कि तुम्हारा भाई मर चुका है, जबकि आर्यन तो हम दोनों के साथ है। मुझे लगता है कि कहीं हम दोनों किसी गलत जगह आकर तो नहीं फंस गए। पूजा और राकेश एक दूसरे की ओर देखने लगे। ठाकुर सुजीत सिंह की हवेली के चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। सब तरफ अजीब सी शांति का माहौल था। आर्यन अपने बेड से तुरंत उठकर बैठ गया और अपने कमरे से बाहर निकलकर हवेली के इधर उधर देखने लगा। उसने अपने कदमों का रुख रागिनी के कमरे की ओर कर दिया। आर्यन रागिनी के कमरे के पास पहुंचकर उसके कमरे का दरवाजा खोलने का प्रयास करने लगा, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। अचानक आर्यन की आंखें अजीब से अंदाज में चमकने लगी और देखते ही देखते रागिनी के कमरे का दरवाजा खुल गया। आर्यन बड़ी फुर्ती से रागिनी के कमरे के अंदर चला गया। उसने देखा रागिनी गहरी नींद में सो रही थी। सोती हुई रागिनी को आर्यन उसे बेहद प्यार भरी नजरों से निहारने लगा। वह रागिनी के बेहद नजदीक बैठकर अपनी उंगलियों से उसके बाल सहलाने लगा। अचानक रागिनी की आंख खुल गई। उसने सामने आर्यन को बैठा हुआ देखकर वह हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? इतना बोलकर रागिनी इधर उधर देखने लगी। मेरे बगल में तो पूजा लेटी हुई थी, वो कहाँ गई? और तुम मेरे कमरे में मेरे साथ ये क्या कर रहे थे? मैं तुम्हारा पति हूँ मोक्षिणी। मैं तुम्हें ठाकुर की कैद से आजाद कराने आया हूँ। मेरे पिता के बारे में क्या बकवास कर रहे हो तुम? खुद को पहचानो मोक्षिणी। तुम्हारा नाम कोई रागिनी नहीं है और ना ही तुम ठाकुर सुजीत सिंह की बेटी हो। तुम मेरी पत्नी हो, एक मोक्षिणी हो। मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा पति हूँ। हम दोनों इंसान नहीं हैं, हम दोनों यक्षलोक के वासी हैं। मेरा नाम रागिनी है, समझे तुम?
अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं चिल्लाऊंगी। अचानक आर्यन उठकर खड़ा हो गया और एक तेज पीली रोशनी के साथ अचानक आर्यन एक दूसरे व्यक्ति में परिवर्तित हो गया। उसने बिल्कुल राजकुमार जैसी पोशाक पहन रखी थी। रागिनी आर्यन को हैरत भरी निगाहों से देखने लगी। अचानक आर्यन फिर से आर्यन के रूप में परिवर्तित हो गया। नहीं रागिनी, तुम एक मोक्षिणी हो। बरसों पहले ठाकुर सुजीत सिंह ने काली विद्या और तंत्र मंत्र की शक्ति से तुम्हें अपने वश में कर लिया था। उस वक्त हम दोनों एक पीपल के पेड़ पर वास करते थे। उसने एक तांत्रिक की मदद से तुम्हारी याददाश्त मिटा दी। हर रात तुम्हारी कुछ वक्त के लिए याददाश्त थोड़ी थोड़ी वापस आ जाती है और तुम उसी पीपल के पेड़ की तलाश में इस हवेली से निकल जाती हो। मगर काली विद्याओं की शक्ति तुम्हारे दिमाग में हावी है और तुम चाहकर भी अपने उस पीपल के पेड़ के पास नहीं पहुंच पाती और थक हार कर वापस लौटने लगती हो। और उस वक्त कोई भी इंसान अगर तुम्हारे सामने आ जाता है तो तुम उसे मार देती हो। तुम्हारी याददाश्त जाने की वजह से ना जाने कितने इंसान मारे जा चुके हैं। आज भी 5 लोग मरे हैं। हालांकि मैंने उन इंसानों को सचेत किया था। मैं उनके सामने एक बहुत भयानक रूप लेकर आया, मगर तभी पीछे से तुम आ गई और मुझे गायब होकर इस हवेली में आना पड़ा। लेकिन फिर मेरे वहां पहुंचने से पहले ही तुमने उन्हें मार दिया। चंदा ने आर्यन को अपनी आंखों से रागिनी के कमरे में जाते देखा था, मगर आर्यन को रागिनी के कमरे में गए हुए काफी देर हो चुकी थी। चंदा के दिल में अनहोनी आशंका के बादलों ने जन्म ले लिया। चंदा नहीं जानती थी कि वहां क्या चल रहा है। वो दौड़ती हुई निर्मला के पास चली गई और निर्मला का कमरा जोर जोर से खटखटाने लगी। कुछ देर बाद निर्मला ने दरवाजा खोल दिया। निर्मला को देखकर चंदा बुरी तरह से चौंक गई। उसने देखा निर्मला एक काले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। और ठीक उसी के बगल में ठाकुर सुजीत सिंह खड़ा हुआ चंदा को घूर रहा था। चंदा ने देखा ठाकुर सुजीत सिंह ने भी अजीब से कपड़े पहन रखे थे। पूरे कमरे में तंत्र मंत्र का सामान बिखरा पड़ा हुआ था। चंदा ठाकुर के सामने बोलने में हिचकिचाने लगी, मगर निर्मला ने आंखों ही आंखों में चंदा को ठाकुर सुजीत सिंह के सामने बोलने का इशारा किया। तभी हवेली के मुख्य दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। तुम इसी कमरे में रहना चंदा, यहाँ से बाहर मत निकलना, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर ठाकुर सुजीत सिंह ने धीरे धीरे कदमों से हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंच गया और चंदा ने एक ही सांस में निर्मला को अपनी आंखों देखी सारी घटना बता दी। ठाकुर ने जाकर दरवाजा खोल दिया। ठाकुर सुजीत सिंह के सामने एक बेहद काला और बदसूरत दिखने वाला अघोरी खड़ा हुआ उसे घूर कर मुस्कुरा रहा था। अघोरी को देखकर ठाकुर सुजीत सिंह के होठों पर वैसी मुस्कान दौड़ गई। वह अघोरी तेज तेज कदमों से चलता हुआ उसी कमरे की ओर बढ़ गया जिस कमरे में चंदा और निर्मला थे। अघोरी की भयानक शक्ल देखकर चंदा अंदर तक कांप गई। अघोरी उस कमरे में बने एक गोल घेरे के अंदर बैठकर आदेशात्मक लहजे में ठाकुर की ओर देखकर बोला, सब कुछ तैयार है? जी, आपके कहे मुताबिक सब कुछ तैयार है। जाओ, उन 2 लड़कों को और लड़कियों को यहाँ लेकर आओ। आज अमावस की वह आखिरी रात है ठाकुर। उन तीनों की बलि देने के बाद वह हमेशा हमेशा के लिए तेरे वश में हो जाएंगी। और उसके बाद तू संसार का हर सुख पा सकता है। देखते ही देखते तू इस धरती का सबसे शक्तिशाली मनुष्य बन जाएगा। इतना कहकर वह अघोरी जोर जोर से हंसने लगा और चंदा बेयकीनी के अंदाज में उस अघोरी को देखने लगी। उसने देखा कि अघोरी के साथ ठाकुर सुजीत सिंह भी शैतानों की तरह हंस रहा था। ठाकुर सुजीत सिंह ने बहुत तेज आवाज में ताली बजाई।
दो लंबे चौड़े व्यक्ति पूजा और राकेश को पकड़े हुए उस कमरे के अंदर आ गए। पूजा और राकेश के हाथ पैर बंधे हुए थे। उन दोनों के चेहरे से खून निकल रहा था। उन दोनों व्यक्तियों ने पूजा और राकेश को उस कमरे में पटक दिया। ठाकुर सुजीत सिंह ने कहा, एक लड़का और भी था इसका भाई, उसे क्यों नहीं लाए? उन दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ठाकुर की ओर देखकर बोला, हमने उसके कमरे की तलाशी ली, लेकिन वो हमें नहीं मिला। नहीं मिला? कहाँ गया? वो तो अपने कमरे में ही सोया था ना। निर्मला, जो कि काफी देर से चुप थी, उसने चंदा की बताई हुई सारी घटना ठाकुर सुजीत सिंह को बता दी। उसकी बात सुनकर अघोरी की आंखें लाल हो गई। वह गुस्से से उठकर खड़ा होकर बोला, बेवकूफ ठाकुर, ये अमावस की आखिरी रात है। आज की रात अगर उन तीनों की बलि नहीं ली तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। ठाकुर ने तुरंत अपने आदमियों को इशारा कर दिया। उसके आदमी तुरंत दौड़ते हुए रागिनी के कमरे की ओर चले गए और एक ही लात में कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। कमरे में रागिनी और आर्यन मौजूद थे। उन दोनों ने आर्यन और रागिनी को पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? पिताजी को अगर पता लग गया तो वो तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। मगर उन व्यक्तियों ने रागिनी की एक नहीं सुनी और वो घसीटते हुए आर्यन और रागिनी को उसी कमरे की ओर ले गए। रागिनी कमरे का मंजर देखकर पूरी तरह से हैरान रहकर देखने लगी। तांत्रिक रागिनी की ओर देखकर मुस्कुराने लगा, मगर जैसे ही उसकी नजर आर्यन पर पड़ी, अचानक उसकी हंसी बंद हो गई और वो बेहद तेजी से आर्यन के नजदीक आकर आर्यन को बुरी तरह से सूंघने लगा, जैसे कि कोई भेड़िया अपने शिकार को सूंघता है। अघोरी चीखते हुए ठाकुर की ओर देखकर बोला, बेवकूफ इंसान, ये किसे उठा लाया है? ये तो मनुष्य है ही नहीं। मनुष्य नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? ये इसका भाई है। अघोरी की आंखों से कोई बच नहीं सकता ठाकुर, ये मानव नहीं है। तभी निर्मला गुस्से से अघोरी की ओर देखकर बोली, अगर ये मानव नहीं है तो क्या हुआ? मैंने इस नौकरानी को बरसों से पाला है, क्या इसकी बलि से काम नहीं चल सकता? बेवकूफ, इस क्रिया में दो सगे भाइयों की बलि चाहिए थी, जिनके शरीर में एक ही बाप का खून बह रहा हो। अघोरी ने ये बात बोली थी कि ठाकुर और निर्मला की आंखों में खौफ झलकने लगा। ऐसे तो हम सब मारे जाएंगे। घबरा मत, मेरे पास अभी भी इसकी कमजोरी है। इतना कहकर अघोरी ने अपने हाथों से एक माला निकाल ली। अघोरी ने वो माला निकाली ही थी कि तभी बेहद फुर्ती से आर्यन अपने असली रूप में आ गया और उसकी आंखों से सफेद पीली किरणें निकलने लगी। उसकी आंखों से निकली हुई पीली किरणें जैसे ही उस माला पर पड़ी, अचानक वो टूट गई। जैसे ही वो माला टूटी, अचानक रागिनी को सब कुछ याद आ गया। देखते ही देखते रागिनी एक राजकुमारी में परिवर्तित हो गई और गुस्से से ठाकुर, अघोरी और निर्मला की ओर देखने लगी। मुझे सब याद आ गया है। तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे वश में किया था। मोक्षिणी ने अघोरी और ठाकुर सुजीत सिंह की गर्दन एक ही झटके में उनके धड़ से अलग कर दी। निर्मला को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मगर मोक्षिणी ने एक ही झटके में निर्मला की गर्दन भी उसके धड़ से अलग कर दी। आर्यन ने देखते ही देखते उन दो आदमियों की आंखें निकाल ली। उन दोनों आदमियों की दर्दनाक चीखें हवेली में गूंज गई। चंदा, राकेश और पूजा फटी फटी आंखों से इस मंजर को देखते रह गए। सब तरफ सन्नाटा छा गया। आर्यन, जो कि एक मोक्ष था, उन सब की ओर देखकर बोला, ये तीनों इंसान के वेश में शैतान थे। बहुत सालों पहले इन दोनों पति पत्नी दौलत और ताकत के लालच में मेरी पत्नी मोक्षिणी को अपने वश में कर लिया था और इस अघोरी ने अपनी तंत्र शक्ति से मोक्षिणी की याददाश्त मिटा दी। मैं चाहकर भी मोक्षिणी की मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे उस अमावस की रात का इंतजार करना था
जिस रात यह मोक्षिणी को पूरी तरह से वश में करने के लिए आखिरी बलि देते, और वो आज की रात थी। इन लोगों ने तुम सबकी बलि लेने के लिए तुम्हें झूठ बोलकर रामपुर गांव में बुलवाया था। ये बेवकूफ तांत्रिक नहीं जानता था कि जिस मंत्र युक्त माला से इसने मोक्षिणी को अपने वश में कर रखा है, उस माला का जादू अमावस की रात यक्ष और मोक्षिणी के एक साथ होने पर बेहद कमजोर हो जाता है। इतना बोलकर राकेश की ओर देखकर कहा, मैंने ही तुम्हारे भाई को मारा था। अगर मैं उसे नहीं मारता तो आज ये तीनों मोक्षिणी को पूरी तरह से अपने वश में करने के लिए कामयाब हो जाते। तुम्हारे भाई को मारने से इनकी सारी क्रिया पर पानी फिर गया। अब तुम तीनों इस हवेली से तुरंत निकल जाओ, क्योंकि ये हवेली कुछ ही देर में ध्वस्त होने वाली है। वो तीनों लोग रात के वक्त बड़ी तेजी से उस हवेली से बाहर निकल गए और देखते ही देखते वह हवेली जमीन पर धराशायी हो गई और मोक्षिणी अपने पति मोक्ष के साथ वहां से गायब हो गई।